हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका पार्ट 1 वीडियो है। इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो में आज हम लोग चैप्टर शुरू करने वाले हैं वृत्त यानी कि सर्कल। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि वृत्त होता क्या है। तो इसे हम लोग ऐसे परिभाषित कर सकते हैं कि किसी समतल में एक निश्चित एक निश्चित एक निश्चित बिंदु से एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं से बनी आकृति को वृत्त कहते हैं। चलिए अब इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये आपका समतल हुआ। अब इस समतल पे मैं एक बिंदु यहाँ पे ले लेता हूँ। अब इस बिंदु से नियत दूरी पर, समान दूरी पर, यहाँ पे हम बिंदुओं का समुच्चय दर्शा देते हैं कुछ इस तरह से। ठीक है, इस तरह से। यानी कहने का मतलब यह है कि ये आपका समतल हो गया, समतल पर एक बिंदु हो गया। इस समतल पर स्थित बिंदु से समान दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु यहाँ स्थित होगा। उसी तरह से यहाँ से यहाँ पर ये भी समान दूरी है, ये इससे इसके समान दूरी है, और यहाँ पर भी बिंदु होगा। ऐसे यह जो पथ जो बन रहा है ना, ये बहुत सारे बिंदुओं से मिलकर बना होगा, और इस बिंदुओं से हमेशा इस निश्चित बिंदु की दूरी बराबर होगी। इस निश्चित बिंदु की दूरी प्रत्येक बिंदु से, इस पथ पर स्थित प्रत्येक बिंदु से ये क्या होगी, ये जो आपकी निश्चित बिंदु है इसकी दूरी हमेशा बराबर होगी। और यही जो पथ बन रहा है, इसी पथ को हम लोग वृत्त कहते हैं। तो वही मैंने परिभाषा में दिया है कि किसी समतल में एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर स्थित समस्त बिंदुओं, है ना, ये इस पे बहुत सारे बिंदु है ना, इस पथ को बनाने में हमें बहुत सारे बिंदु लगे होंगे। तो इन सभी बिंदुओं से बनी जो ये आकृति जो दिख रही है, यानी कि यह जो टोटल आपको ये जो पथ दिख रहा है, यही आपका वृत्त कहलाता है। समझ गए? यानी हमें यहाँ से ये भी पता चल रहा है कि यह वृत्त जो होता है बिंदुओं का समुच्चय होता है। देख रहे हैं ना, इस पे बहुत सारे बिंदु हैं, बिंदुओं का समुच्चय होता है। हम लोग यहाँ से ये भी पता कर सकते हैं कि ये वृत्त क्या होता है, बहुत सारे बिंदुओं का समुच्चय होता है। ठीक है, अब ये जो आप निश्चित बिंदु कह रहे हैं ना, इसे हम लोग वृत्त का केंद्र कहते हैं, यानी कि सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कि निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। और ये समान दूरी हो रही है, जो नियत दूरी हो रही है, यानी कि केंद्र से इस वृत्त की जो दूरी हो रही है, उसे हम लोग वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे त्रिज्या कहते हैं। त्रिज्या यानी कि रेडियस। ठीक है, रेडियस। इसे अर्ध व्यास भी कह सकते हैं। त्रिज्या को हम लोग अर्ध व्यास भी कह सकते हैं। अर्ध व्यास, सेमी डायमीटर। ठीक है, या रेडियस भी कह सकते हैं। ठीक है, अर्ध व्यास कहिए या त्रिज्या कहिए। समझ गए? और इसे हम लोग जनरली आर से सूचित करते हैं, और जो केंद्र होता है उसे जनरली ओ से सूचित करते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको कि यह जो नियत दूरी है ना, यह जो नियत दूरी होती है, यानी कह सकते हैं कि केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु की दूरी वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। त्रिज्या या फिर अर्धव्यास कहलाती है। समझ गए? और इसे हम लोग किसे सूचित करते हैं? आर से सूचित करते हैं। ये आपको ध्यान रखना होगा। अब जैसे चूड़ी देखते हो, चूड़ी भी आपका एक वृत्त का ही रूप है।
आप एक पत्थर को, एक छोटे से पत्थर को रस्सी से बांधकर बचपन में घुमाए होंगे, रस्सी को पकड़कर वहां पे आप रस्सी को शांत रखते होंगे, यानी कि जहां आप हाथ से पकड़े हो वो इसको फिक्स रखते होंगे, हिलाते नहीं होंगे, और हाथ जब ऐसे ऐसे घुमाएंगे तो ये रोटेट करता है, और ये रोटेट करता है तो जो पथ का निर्माण होगा वही आपका वृत्त कहलाएगा। इस तरह से एक पथ का निर्माण होगा ना। आप सिंपल सा एक पत्थर को एक रस्सी से बांधकर घुमाओगे तो गोलाकार एक पथ का निर्माण होगा, और वही पथ क्या है, वृत्त। आप चूड़ी देखे हो, वह भी आपका एक वृत्त का ही रूप है। देखो ना, चूड़ी जो होती है ना, रिंग को ही देखते हो, वो भी आपका एक वृत्त का ही रूप होता है। तो यहाँ से आपको पता चल गया कि वृत्त होता क्या है। अब इससे संबंधित बहुत सारी इसमें बातें हैं, उनको जानना बहुत जरूरी है ना। इसके बहुत सारे भाग हैं, उनको समझते हैं। चलिए अब बात करते हैं वृत्त से संबंधित कुछ पदों की परिभाषा। सम टर्म्स रिलेटेड टू अ सर्कल। पहला है परिधि क्या होता है, सर्कमफरेंस क्या होता है। तो वृत्त पर के किसी बिंदु से चलकर वृत्त पर होते हुए एक चक्कर लगाने में, ऐसे लिखना चाहिए था, लगाने में तय की गई दूरी को वृत्त की परिधि या परिमाप कहते हैं। क्या करा है, वृत्त पर के किसी बिंदु से। चलिए मैं यहाँ पे एक वृत्त बना लेता हूँ, ठीक है। वृत्त पर के एक बिंदु से, मान लीजिए इस पे का एक बिंदु मैं यहाँ पे ए ले लेता हूँ, यह एक बिंदु है। अब इस बिंदु से चलकर वृत्त पर होते हुए यानी इसी पथ से होकर जाना है, एक बिंदु लेकर इसी पथ से होकर जाना है, और इस पथ को एक चक्कर लगाने में जो तय की गई दूरी होगी, यानी कि इसकी जो लंबाई होगी, इस पथ की जो पूरी लंबाई होगी, वही क्या कहलाता है, परिधि कहलाता है। परिधि कहलाता है, ठीक है। क्या कहते हैं, तय की गई दूरी को वृत्त की परिधि या परिमाप कहते हैं। परिमाप भी कहते हैं या परिधि कहते हैं। यानी कि वृत्ताकार पथ की कुल लंबाई, ऐसे कह सकते हैं, वृत्ताकार पथ की कुल लंबाई उस वृत्त की परिधि कहलाती है। उस वृत्त की परिधि कहलाती है। समझ गए वृत्त की परिधि क्या होती है। चलिए अगला देखते हैं, व्यास क्या होता है। व्यास यानी कि डायमीटर। वृत्त का व्यास वह रेखाखंड है जो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है तथा जिसके दोनों प्रांत बिंदु वृत्त पर हो, यानी कि दोनों एंड पॉइंट जो हो वृत्त पर होने चाहिए। मान लीजिए यह वृत्त हो गया। अब देखिए यहाँ पे मैं इसका वृत्त का केंद्र ले लेता हूँ, यह आपका वृत्त का केंद्र हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक रेखाखंड ऐसी लेते हैं जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए, जैसे कि आप परिभाषा में देख रहे हैं वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा है, और जिसका दोनों प्रांत बिंदु वृत्त पर है, यानी कि दोनों एंड पॉइंट, इस रेखाखंड का दोनों एंड पॉइंट कहाँ है, इस वृत्त पर स्थित है। तो यह आपका क्या कहलाएगा, व्यास कहलाएगा। वृत्त का व्यास कहलाएगा, डायमीटर कहलाएगा। और इसे जनरली हम लोग डी से सूचित करते हैं। और ये ध्यान रखना कि व्यास जो होता है ना, वह त्रिज्या का 2 गुना होता है। क्योंकि देखो त्रिज्या केंद्र से वृत्त के किसी बिंदु पर होगी, तो यहाँ से यहाँ तक यही त्रिज्या होगी, और व्यास ये टोटल हो जाएगा। तो ये भी तो आपकी एक त्रिज्या ही हुई ना, तो यह टोटल आपकी 2r हो जाएगी। यानी कि व्यास जो होता है त्रिज्या का 2 गुना होता है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि त्रिज्या जो होती है व्यास की आधी होती है। समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखते हैं, वृत्त का चाप क्या होता है। आर्क ऑफ अ सर्कल। वृत्त के परिधि के किसी भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। जैसे देखिए मैं यहाँ पे एक वृत्त ले लेता हूँ, आपको अभी मैंने बताया वृत्त की परिधि क्या होती है। तो यह जो टोटल आप पथ देख रहे हैं वृत्ताकार, यह पथ की जो लंबाई है यही टोटल आपकी परिधि कहलाती, यही वृत्त की परिधि कहलाती है। और इस परिधि का कोई भी भाग ले लेंगे, छोटा बड़ा कोई भी, तो ये आपका क्या कहलाएगा, वृत्त का चाप कहलाएगा। जैसे यह AB, यह चाप है, AB के ऊपर एक ऐसे कर्व लाइन दे देंगे तो ये चाप को इंडिकेट करेगा। तो क्या है, इसका मतलब हुआ चाप AB। इसका मतलब हुआ। तो इसमें 2 चाप है, एक लघु चाप AB है और एक दीर्घ चाप AB है। तो छोटे वाले को लघु चाप AB कहेंगे, ये वाला जो है यह लघु चाप कहलाएगा, और ये बड़ा वाला जो कहलाएगा यह दीर्घ चाप कहलाएगा। ठीक है, 2 चाप है, तो एक लघु चाप है और दूसरा दीर्घ चाप है। समझ गए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं वृत्त की जीवा क्या होती है। चाप कर्ण यानी कोड ऑफ ए सर्कल।
ठीक है, जीवा कहिए या चापखंड कहिए। वृत्त पर के दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को वृत्त की जीवा कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक वृत्त लेता हूँ, ये आपका वृत्त हो गया। आप वृत्त पर के कोई भी दो बिंदु ले लीजिए, ऐसे यहाँ मिल जाएंगे, एक बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु यहाँ है, तो ये दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा आपकी चाप कहलाएगी। यह भी आपका एक चाप हो जाएगा। ठीक है, यहाँ ए बी लिख देते हैं और दूसरे वाले को मैं यहाँ सी डी लिख देता हूँ। तो यह दोनों क्या है, आपके जीवा है। ठीक है, यह दोनों वृत्त की क्या है, जीवा है, और ये आपका चाप कहलाएगा। देख रहे हैं ना, यह ए बी ये आपका चाप कहलाएगा और ये ए बी और ये सी डी जो है आपकी जीवा कहलाएगी। ठीक है, यह जीवा कहलाएगा यानी कोण कहलाएगा। ठीक, और वृत्त की सबसे बड़ी जो जीवा होती है ना, वह वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो होती है वो वृत्त के केंद्र से होकर जाती है। जैसे मैं यहाँ पे इसका नाम P और यहाँ पे Q दे देता हूँ, तो ये आप देख रहे हैं कि यह भी जीवा ही है, लेकिन केंद्र से होकर जा रही है, तो हम लोग इसे व्यास भी तो कह सकते हैं ना, है ना। यानी कि परिभाषा एक और हमें मिल गया व्यास के लिए कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है वह वृत्त की व्यास कहलाती है ना। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा, सबसे बड़ी जीवा जो केंद्र से होकर जाती है, जो केंद्र से होकर जाती है, जो केंद्र से होकर जाती है, वृत्त की व्यास कहलाती है। वृत्त का व्यास कहलाता है, वृत्त का व्यास कहलाता है, वृत्त का व्यास कहलाता है, वृत्त का व्यास कहलाता है। ठीक है, चलते हैं आगे। चलिए अब बात करते हैं वृत्तखंड, यानी कि अवधा क्या होता है, यानी अंग्रेजी में सेगमेंट कहते हैं इसे। चलिए वृत्तखंड क्या होता है, तो वृत्ताकार क्षेत्र का वह भाग जो एक जीवा तथा चाप से घिरा हो वृत्तखंड कहलाता है। जैसे मैं मान लेता हूं यह आपका एक वृत्त हो गया ना, अब वृत्त की मैं एक इसमें जीवा खींच देता हूं, ये आपकी जीवा हो गई। तो वृत्त की जीवा और एक चाप, जीवा और चाप से घिरा हुआ क्षेत्र यह जो देख रहे हैं, यह क्षेत्र जो मैंने छायांकित किया है, यह एक आपका क्या है, वृत्तखंड है। तो यह छोटा है इसलिए इसे लघु वृत्तखंड कहेंगे, लघु वृत्तखंड यानी माइनर सेगमेंट, माइनर सेगमेंट कहेंगे। ठीक है, माइनर सेगमेंट कहेंगे। और देखिए यह एक जीवा है यहाँ पे, और यह भी तो आपका एक चाप है, तो यहाँ ये जो घिरा हुआ ये जो क्षेत्र है, ये पूरा क्षेत्र, ये भी तो आपका क्या कहलाएगा, एक वृत्तखंड कहलाएगा, लेकिन बड़ा है इसलिए इसे दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड यानी मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसमें। चलिए अगला देखते हैं त्रिज्य खंड या त्रिज्या खंड भी कहा जाता है, इसे हम लोग त्रिज्या खंड भी कह सकते हैं, त्रिज्या खंड। ठीक है, त्रिज्य खंड कहिए या त्रिज्या खंड कहिए। सेक्टर क्या होता है, किसी वृत्त में दो त्रिज्याओं और उनके बीच के चाप से घिरे हुए क्षेत्र को त्रिज्या खंड या त्रिज्य खंड कहते हैं। चलिए समझिए, यह आपका वृत्त हो गया। वृत्त की मैं यहाँ पे दो त्रिज्याएं ले लेता हूँ, यह आपकी एक त्रिज्या हो गई और दूसरी त्रिज्या यह होगी, दो त्रिज्याएं होंगी, और इन त्रिज्याओं और यहाँ देखिए एक चाप, त्रिज्याओं के बीच का एक चाप से घिरा हुआ यह जो क्षेत्र होगा ना, ये जो मैंने छायांकित किया है, ये आपका सेक्टर कहलाएगा, त्रिज्याखंड कहलाएगा। तो ये छोटा है इसलिए हम लोग इसे लघु त्रिज्याखंड कहेंगे, लघु त्रिज्याखंड, लघु त्रिज्याखंड यानी कि माइनर सेक्टर। ठीक है, और ये बड़ा है इसलिए इसे हम लोग दीर्घ त्रिज्याखंड कहेंगे, दीर्घ त्रिज्याखंड यानी कि मेजर सेक्टर। ठीक है, समझ गए, चलते हैं आगे अब। अच्छा, जीवा से संबंधित कुछ बातें हैं, उनको भी यहाँ समझना जरूरी है। जैसे मैंने एक वृत्त खींचा और मैंने कहा कि इस वृत्त पर कितनी जीवाएं हो सकती हैं, तो भैया अनगिनत हो सकती हैं, अनगिनत जीवाएं खींच सकते हैं। क्योंकि देखो आप यहाँ पे जीवा खींचना चाहोगे, ऐसे हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, बहुत सारी जीवाएं हो सकती है ना, अनगिनत जीवाएं हो सकती है। ठीक है, अनगिनत जीवाएं ऐसे आप खींच सकते हो। अच्छा, और अगर मैं पूछूं कि वृत्त पर स्थित दो बिंदु से हम लोग कितनी जीवाएं खींच सकते हैं, तो एक और केवल एक। अगर वृत्त पर स्थित दो बिंदु हैं, एक बिंदु यहाँ एक बिंदु यहाँ है, तो आपको पता है कि दो बिंदुओं से केवल एक ही रेखाखंड या रेखा गुजर सकती है ना, तो एक ही जीवा हम लोग खींच सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अगर मैं कहूं कि जीवा द्वारा वृत्त पर बना कोण कौन होगा, तो जीवा द्वारा, तो जीवा इधर भी आपका कोण बना सकता है ऐसे,
जीवा द्वारा वृत्त पर बना कोण यह हो सकता है, या इधर भी बना सकता है। तो यह दो प्रकार से। और मैं कहूँ कि केंद्र पर कैसे कोण बनाएगा, तो ये आपका वृत्त का केंद्र हुआ, यह रहा जीवा, और जीवा केंद्र पर किस तरह कोण बनाएगा, तो इस तरह से कोण बना सकता है। तो देखिए अगर आपके क्वेश्चन में कभी भी दे कि वृत्त के जीवा द्वारा वृत्त पर बना कोण, तो इस प्रकार या इस प्रकार से दिखा सकते हैं, और केंद्र पर बना कोण जीवा द्वारा, तो यह हो सकता है। समझ रहे हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलिए अब कुछ और परिभाषा है उनको भी देख लेते हैं। एक केंद्रीय या सकेंद्रीय वृत्त क्या कहलाता है ना। कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होता है, वे वृत्त जिनके केंद्र एक ही बिंदु हो तथा त्रिज्याएं भिन्न भिन्न हो, एक केंद्रीय या सकेंद्रीय वृत्त कहलाते हैं। जैसे मैं यहाँ पे एक केंद्र ले लेता हूँ, वो इसे नाम देते हैं, और इसको केंद्र मानकर मैं यहाँ पे वृत्त खींचता हूँ, एक यह वृत्त, ठीक है, और एक भिन्न अलग त्रिज्या वाली एक और मैं वृत्त खींच रहा हूँ, लेकिन दोनों वृत्तों के लिए केंद्र समान ही है। दोनों वृत्तों के लिए केंद्र समान है, बस त्रिज्याएं जो देख रहे हैं त्रिज्याएं अलग अलग हो जा रही है। इसकी त्रिज्या इतनी है और इसकी त्रिज्या इससे बड़ी है ना जी। तो इस तरह के जो वृत्त होते हैं ना आपके सकेंद्रीय या एक केंद्रीय, क्योंकि दोनों का केंद्र एक ही है इसलिए हम लोग सकेंद्रीय या एक केंद्रीय वृत्त इन्हें कहेंगे। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। त्रिभुज का परिवृत्त यानी कि सर्कम सर्कल क्या होता है। वह वृत्त जो किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाती है त्रिभुज का परिवृत्त कहलाता है, और परिवृत्त के केंद्र को त्रिभुज का परिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। मैं यहाँ पर एक वृत्त इस तरह से ले रहा हूं जो त्रिभुज के तीनों भुजाओं से होकर जा रहा है, तीनों शीर्षों से होकर जा रहा है, सॉरी तीनों शीर्षों से होकर जा रहा है। यहाँ देखिए आपका त्रिभुज ABC है, ABC। अब इस त्रिभुज क्या देख रहे हैं, परिभाषा देखिए, वह वृत्त जो किसी त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जाती है। तो देखिए तो यह वृत्त जो है त्रिभुज के तीनों शीर्षों से होकर जा रही है, इसलिए इसे त्रिभुज का परिवृत्त कहेंगे। और ये परिवृत्त का जो केंद्र होगा वो त्रिभुज का परिकेंद्र कहलाएगा। मान लीजिए यह वृत्त का केंद्र O है, वृत्त का केंद्र O है, तो इस केंद्र को हम लोग त्रिभुज का परिकेंद्र कहेंगे, त्रिभुज का परिकेंद्र कहेंगे। ठीक है, और ये हमेशा ध्यान रखना कि जो परिकेंद्र होता है ना, उस परिकेंद्र से यहाँ तीनों शीर्षों की दूरी समान होती है। वृत्त के ऊपर ये जो तीनों शीर्ष देख रहे हैं ना, त्रिभुज के जो तीनों शीर्ष हैं इससे दूरी समान होती है, यानी OA बराबर OB बराबर OC हमेशा होता है। ठीक है, तो यह परिवृत्त हुआ, त्रिभुज का परिवृत्त हुआ, और यह जो केंद्र है वो यह आपका परिकेंद्र कहलाएगा, यानी सर्कम सेंटर कहलाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अंतः केंद्र इन सर्कल क्या होता है। वह वृत्त जो किसी त्रिभुज के अंदर उनकी तीनों भुजाओं को स्पर्श करते हुए जाती है त्रिभुज का अंतः वृत्त कहलाता है। चलिए, और अंतः वृत्त का जो केंद्र होता है उसे त्रिभुज का अंतः केंद्र इन सेंटर कहते हैं। चलिए समझिए, यहाँ पर मैं एक ऐसा त्रिभुज लूंगा और इसके अंदर एक ऐसा वृत्त लूंगा, है ना, जिसकी भुजाओं से जिसकी त्रिभुज की भुजाओं से स्पर्श करते हुए वो वृत्त जाए। ठीक है, यहाँ देखिए क्या हो रहा है, अंतर्वृत्त क्या हो रहा है, वह वृत्त जो किसी त्रिभुज के अंदर उसकी तीनों भुजाओं को स्पर्श करता है। तो देखिए यह वृत्त जो है, यह वृत्त इस त्रिभुज के तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है अंदर की ओर से, तो यह जो है त्रिभुज का अंतःवृत्त कहलाएगा, यानी त्रिभुज के अंदर की ओर वृत्त। और इस अंतःवृत्त का जो केंद्र होगा उसे त्रिभुज का अंतः केंद्र इन सेंटर कहते हैं। ये जो है आपका इन सेंटर कहलाएगा, अंतः केंद्र कहलाएगा, अंतः केंद्र कहलाएगा, इन सेंटर कहलाएगा। ठीक है, तो यह जो वृत्त है वह आपका अंतःवृत्त होगा, क्योंकि ये त्रिभुज के अंदर स्थित है और तीनों भुजाओं को स्पर्श कर रहा है। और इसका जो केंद्र होगा, अंतःवृत्त का जो केंद्र होगा उसे क्या कहेंगे, त्रिभुज का अंतः केंद्र कहेंगे, इन सेंटर कहेंगे। ठीक है, समझ गए। चलिए अब बात करते हैं चक्रीय चतुर्भुज के बारे में, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रेटर के बारे में। उस चतुर्भुज को जिसके सभी शीर्ष किसी वृत्त पर हो चक्रीय चतुर्भुज कहते हैं। जैसे मान लो मैं यहाँ पे एक वृत्त खींच दूं और इसके अंदर मैं एक ऐसा चतुर्भुज ले लेता हूँ जिसके तीनों शीर्ष जो चारों जो शीर्ष हैं, चारों शीर्ष जो है वह वृत्त पर स्थित है। देख लीजिए, ये आपका एक चतुर्भुज हो गया, और चतुर्भुज के जो चारों शीर्ष देख रहे हैं ये क्या है, इस वृत्त पर स्थित है, इसलिए इस चतुर्भुज ABCD को चक्रीय चतुर्भुज कहेंगे। ठीक है, तो वही परिभाषा में लिखा है कि उस चतुर्भुज को जिसके सभी शीर्ष किसी वृत्त पर हो, सभी शीर्ष यानी इसके चारों शीर्ष वृत्त पर है, इसलिए ये चतुर्भुज क्या होगा, चक्रीय चतुर्भुज कहलाएगा। ठीक है, अच्छा अगर मैं यहाँ पे बात करूं
चक्रीय चतुर्भुज के, तो इसके सम्मुख कोणों का योग 180 होता है, जिसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। एंगल ए प्लस सी जो होता है इसमें 180 होगा, और एंगल बी प्लस एंगल डी भी 180 होगा। इस सबको प्रूफ किया जाएगा आगे, जैसे जैसे हम लोग चैप्टर में बढ़ेंगे ना, वहाँ प्रूफ में मिलेगा थ्योरम के रूप में। चलिए अब बात करते हैं वृत्त का बहिर्भाग और आंतरिक भाग क्या होता है। जैसे मैं यहाँ पे एक वृत्त खींचता हूँ किसी तल पर, तो इस तल पर वृत्त खींचने के फलस्वरूप हमें क्या मिल रहा है, तो यहाँ देख रहे हैं कि यह दो भागों में बांट दे रहा है। एक तो ये अंदर का भाग जिसे हम लोग आंतरिक भाग कहेंगे, आंतरिक भाग कहेंगे, और एक बाहर की ओर है ये पूरा हिस्सा, ये जो है आपका बहिर्भाग कहलाएगा। ठीक है, यही आपका बहिर्भाग कहलाएगा। ठीक है, बहिर्भाग, ये बाहर की ओर है इसलिए इसे बहिर्भाग है ना, और जो अंदर की है और है ये आपका आंतरिक भाग। तो वृत्त के अंदर का हिस्सा जो है आंतरिक भाग कहलाएगा और बाहर की ओर बहिर्भाग कहलाएगा। तो जैसे मैं आपसे पूछा जाए कि वृत्त के अंदर एक बिंदु है ए, यानी कि वह वृत्त के अंदर इस देख रहे हैं ना, इस वृत्त के अंदर की ओर स्थित है। केंद्र भी आपका वृत्त के अंदर ही होता है। और बाहर कहेगा, बाहर एक बिंदु है तो वो बाहर की ओर बिंदु हम इस तरह से देंगे, यहाँ वहाँ ऊपर नीचे कहीं भी दे सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ हम लोग बात करें इस फिगर में कि आपका आंतरिक बिंदु कौन है, तो वो है और यह है, और बहिर्बिंदु कौन है, तो ये बी और सी है। और वृत्त पर स्थित बिंदु कौन है, तो यहाँ ये डी हम जो दिए हैं ये वृत्त पर स्थित बिंदु है। तो समझ में आ गया कि आंतरिक बिंदु किस तरह से हम दर्शाएंगे, बाहर के बिंदु कैसे दर्शाएंगे, और वृत्त पर स्थित बिंदु कैसे दर्शाएंगे। और प्रत्येक वृत्त प्रत्येक समतल को दो भागों में बांट देता है, एक तो आंतरिक भाग और एक बहिर्भाग। तो वृत्त के अंदर की ओर होगा वो आंतरिक भाग, और बाहर की जो आप सतह देख रहे हैं वो आपका बहिर्भाग कहलाएगा। तो यही आपके बेसिक कंसेप्ट है इस चैप्टर के। अगले वीडियो में हम लोग इससे संबंधित थ्योरम देखेंगे और उस पर हम लोग क्वेश्चन बनाना सीखेंगे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं, और मेरे चैनल पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को भी सब्सक्राइब कर लेंगे। पाथ फाइंडर क्लासेस छपरा को सब्सक्राइब कर लेंगे। और दूसरा जिस पे आप पढ़ रहे हो भारती भवन रविकांत सर, इसे तो आपको सब्सक्राइब करना ही है, रविकांत सर। और एक और मेरा तीसरा चैनल भी है रविकांत सर के नाम से। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, तीनों चैनल को सब्सक्राइब करोगे, और आप इससे संबंधित नोट्स के लिए आप www.ravikantsir.in पे जा सकते हैं, ravikantsir.in पे जा सकते हैं, या सिंपल आप जाके गूगल पे सर्च करोगे रविकांत सर तब भी आ जाएगा। पाथफाइंडर क्लासेस छपरा सर्च करोगे तब भी आपको सारे नोट्स वहाँ पे मिलने लगेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे चैनल के वीडियो आपको कैसे लगते हैं।